गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक एजुकेशन। आज से हम साइंस के एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें मैं आपको 500 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी, जो आपके प्रयोगशाला परिचालक, रेलवे एनटीपीसी और वे सभी एग्जाम जिसमें साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये एमसीक्यू क्वेश्चन सीरीज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर आपको डेली वीडियो मिलता रहेगा। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, टैकोमीटर वह उपकरण है जिसमें मापा जाता है। पहला ऑप्शन है प्रवाह, दूसरा ऑप्शन है दाब, तीसरा ऑप्शन है चाल, चौथा ऑप्शन है तापक्रम। तो जो टैकोमीटर है इससे मापा जाता है जो वाहन में जो इंजन है, ठीक है, इंजन की जो चाल है उसको टैकोमीटर से मापा जाता है। याद रखिएगा, वाहन की जो चाल है, वाहन की चाल, इसको मापा जाता है स्पीडोमीटर से। किससे मापते हैं? स्पीडोमीटर से वाहन की चाल को मापा जाता है, और वाहन में जो इंजन की चाल है उसको मापते हैं टैकोमीटर से। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा, चाल। ठीक है, और जो दाब है, जो वायुमंडलीय दाब है, इसको मापा जाता है बैरोमीटर से। बैरोमीटर से दाब मापते हैं। तापक्रम, तापक्रम को मापने के लिए दो साइज होता है, जिसमें अगर कम तापमान है तो उसको मापा जाता है थर्मामीटर से। ठीक है, अगर कम तापमान है उसको मापते हैं थर्मामीटर से। अगर बहुत ज्यादा तापमान है, जैसे कि उच्च तापमान, तो उसको मापा जाता है पायरोमीटर से। ठीक है, और जो पिटॉट ट्यूब है उसके द्वारा जो है किसी भी लिक्विड में प्रवाह की दर को मापा जाता है किसी भी बिंदु पर। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, एक माइक्रोन बराबर है। पहला ऑप्शन है 100 मिलीमीटर, दूसरा ऑप्शन है 1000 मिलीमीटर, तीसरा ऑप्शन है 0.01 मिलीमीटर, चौथा ऑप्शन है 0.001 मिलीमीटर। तो एक माइक्रोन ये बराबर होता है 10 की घात -3 मिलीमीटर के। ठीक है, जिसको हम लिख सकते हैं 1/1000। ठीक है, अगर हम इसको पॉइंट में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 0.001 मिलीमीटर। तो एक मैक्रोन किसके बराबर हो जाएगा? 0.001 मिलीमीटर के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा। अगला प्रश्न है, एफपीएस पद्धति में द्रव्यमान की इकाई है, मतलब द्रव्यमान का यूनिट हमें बताना है एफपीएस पद्धति में। पहला ऑप्शन है मोल, दूसरा ऑप्शन है किलोग्राम, तीसरा ऑप्शन है पाउंड, चौथा ऑप्शन है ग्राम। तो एफपीएस पद्धति में जो द्रव्यमान है इसका यूनिट होता है पाउंड। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन तीसरा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चौथा प्रश्न है, एक कागज का टुकड़ा और एक क्रिकेट बॉल एक ही ऊंचाई से गिराए गए हैं। निम्नलिखित में से किस पद्धति में दोनों एक साथ पृष्ठ पर पहुंचेंगे? पहला ऑप्शन है उन्हें निर्यात में गिराया जाए, दूसरा ऑप्शन है उनका द्रव्यमान बराबर हो, तीसरा ऑप्शन है उनके आयतन बराबर हो, चौथा ऑप्शन है उनका घनत्व बराबर हो। तो कभी भी याद रखिएगा, जो कोई भी वस्तु हो, या जैसे कि इसमें दिया गया है कागज का टुकड़ा और एक क्रिकेट बॉल, ये तब एक ही पृष्ठभूमि पर एक साथ एक ही समय पर पहुंचेगा जब वो उसे निर्वात में गिराया जाए। तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला। अगला प्रश्न है, एक पिंड कुल दूरी का आधा भाग वेग v1 से यात्रा करता है तथा शेष आधा भाग वेग v2 से करता है, तब उस पिंड का औसत वेग होगा, मतलब एवरेज वेलोसिटी हमें फाइंड करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए, आपको पता होगा जो चाल है इसका जो सूत्र होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, जैसे आप सभी को पता होगा। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है? एवरेज वेलोसिटी निकालना है। तो v एवरेज क्या हो जाएगा? टोटल जो डिस्टेंस है, ठीक है, मान लो डिस्टेंस टोटल d है, ठीक है, और टोटल समय टोटल t1 प्लस t2। कैसे? जैसे मान लो ये a और b दो पॉइंट है, ठीक है, इसका डिस्टेंस d है, और ये आधा भाग v1 वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है और आधा भाग v2 वेलोसिटी से। तो यहाँ पे हाफ जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा d/2, ये हो जाएगा d/2। तो इसका समय क्या हो जाएगा? t1 इक्वल टू हो जाएगा d2 डिवाइडेड बाय v1।
और T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, D/2 डिवाइडेड बाय V2। ठीक है, और इसको हमें यहाँ पे रखना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा D/2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस D/2 डिवाइडेड बाय V2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन तीसरा 2V1 इंटू V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। तो इसका राइट आंसर है ये। ठीक है, और एवरेज वेग का। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का संवेग। पहला ऑप्शन है केवल वेग पर निर्भर करता है, दूसरा केवल द्रव्यमान पर निर्भर करता है, तीसरा द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है, चौथा द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। तो जो संवेग होता है ये होता है द्रव्यमान इंटू वेग, यानी कि द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। तो जब भी मान लो यहाँ पे द्रव्यमान बढ़ाएंगे या वेग बढ़ाएंगे, ठीक है, तो संवेग क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, अगर मान लो द्रव्यमान को घटाएंगे, वेग भी घटाएंगे, तो संवेग क्या होगा, घटेगा। तो ये डिपेंड किस पर कर रहा है, द्रव्यमान और वेग दोनों पर कर रहा है। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है संवेग। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। सातवां प्रश्न है, बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र कहलाता है। पहला ऑप्शन है एनीमोमीटर, दूसरा ऑप्शन है नेफोस्कोप, तीसरा ऑप्शन है हाइग्रोमीटर, चौथा ऑप्शन है रेन गेज। तो बादलों की दिशा और गति को जो मापने वाला जो यंत्र है ये होता है नेफोस्कोप। तो नेफोस्कोप से बादलों की दिशा और गति को मापा जाता है। जो एनीमोमीटर है इससे मापते हैं हवा की गति और दिशा। ठीक है, हाइग्रोमीटर से ये मापा जाता है आर्द्रता को, और रेन गेज जैसे नाम से ही पता चल रहा है, रेन गेज ये इससे मापते हैं वर्षा। ठीक है, अगला प्रश्न है, मुक्त अवस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है। पहला पिंड की मात्रा के, दूसरा गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का वर्ग, तीसरा गिरने के समय का वर्ग, चौथा गिरने का समय। तो इसका आंसर हो जाएगा गिरने के समय का वर्ग, यानी कि H समानुपाती होता है समय के वर्ग के। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा इसका। अगला प्रश्न है, दो वेक्टर जिसका मान अलग है, पहला उनकी दिशा अलग होगी, दूसरा उनका परिणामी शून्य होगा, तीसरा उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता, चौथा उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, दो वेक्टर जिसका मान अलग है उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न है, सदिश राशि है, पहला धारा, दूसरा कोणीय संवेग, तीसरा दाब, चौथा शक्ति। याद रखिएगा, जो सदिश राशि है हमेशा उनकी उसमें जो सदिश राशि होता है उसमें दिशा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, कोणीय संवेग, क्योंकि इसमें दिशा है और जिसमें दिशा होता है वो सदिश राशि होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कोणीय संवेग। और जो धारा, दाब, शक्ति ये अदिश राशियां हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है। पहला वेग और त्वरण, दूसरा स्थिति और समय, तीसरा वेग और समय, चौथा स्थिति और वेग। तो जो गति का पहला समीकरण है यानी कि v इक्वल टू यू प्लस AT, ये किसके बीच संबंध को दर्शाता है, ये दर्शाता है समय और वेग के, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, वेग और समय के बीच संबंध को दर्शाता है गति का पहला समीकरण। अगला प्रश्न है, नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होता है। पहला दूरी के, दूसरा गति के, तीसरा बल के, चौथा वेग के। तो याद रखिएगा, जो नकारात्मक त्वरण है ये वेग की दिशा के विपरीत होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा। अगला प्रश्न है, रॉकेट निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। पहला जड़त्व का संरक्षण, दूसरा ऊर्जा का संरक्षण, तीसरा संवेग का संरक्षण, चौथा ऑप्शन है द्रव्यमान का संरक्षण। तो रॉकेट ये जो है संवेग का संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न है, गति के दूसरे समीकरण द्वारा किसके बीच संबंध को दर्शाया गया है। पहला ऑप्शन है
स्थान और समय, दूसरा वेग और त्वरण, तीसरा वेग और समय, चौथा स्थान और वेग। तो गति के दूसरे समीकरण यानी कि s इक्वल टू यू प्लस यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये गति का दूसरा समीकरण है। और जो दूसरा समीकरण है ये दर्शाता है स्थिति और वेग के बीच जो रिलेशन है, सॉरी, स्थिति और जो समय है उसके बीच जो संबंध है उसको दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, स्थान और समय। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक वस्तु स्थिर स्थिति से आरंभ होकर 4 मीटर प्रति वर्ग सेकंड के निरंतर त्वरण से स्थानांतरित होती है। 8 सेकंड के बाद उसकी गति कितनी होगी, यह हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए प्रश्न में दिया गया है कि एक वस्तु स्थिर स्थिति से प्रारंभ होती है। याद रखिएगा, कभी भी अगर वस्तु स्थिर स्थिति से स्टार्ट होता है तो उसका आरंभिक वेग क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 0। ठीक है, और क्या दिया है प्रश्न में, 4 मीटर प्रति वर्ग सेकंड के निरंतर त्वरण, यानी यहाँ पे त्वरण दिया गया है a इक्वल टू 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, 8 सेकंड के बाद इसकी गति को बताना है, यानी कि वेलोसिटी क्या होगा 8 सेकंड के बाद, ये हमें फाइंड करना है। और यहाँ पे समय दिया गया है 8 सेकंड। जैसे कि गति का जो पहला समीकरण होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये होता है। ठीक है, यहाँ पे हमें v निकालना है और u का वैल्यू दिया हुआ है 0 प्लस a का मान कितना दिया गया है 4। ठीक है, t का मान दिया गया है 8, तो 4 8 32, तो क्या हो जाएगा 32 मीटर प्रति सेकंड। ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा, गति हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन पहला। अगला प्रश्न है, कोणीय विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है कोणीय त्वरण, दूसरा है कोणीय वेग, तीसरा है गति, चौथा दूरी। तो कोणीय विस्थापन के परिवर्तन की दर को कहा जाता है कोणीय वेग। ठीक, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उदाहरणों में से किसमें एक एथलीट का त्वरित वेग अधिकतम होता है। पहला ऑप्शन है एक अष्टकोणीय पथ पर दौड़ना, दूसरा है एक आयताकार पथ पर दौड़ना, तीसरा एक वृत्ताकार पथ पर दौड़ना, चौथा है एक षटकोणीय पथ पर दौड़ना। तो याद रखिएगा, एक एथलीट हमेशा अगर वो वृत्ताकार पथ पर दौड़ता है तो उसका वेग जो है त्वरित वेग अधिकतम होगा। क्यों होगा, क्योंकि किसी वृत्त के प्रत्येक बिंदु पर जो वेग की दिशा होती है वो क्या होता है, बदलते रहता है। इसीलिए जो है एक वृत्ताकार पथ पर जो त्वरित वेग है वो अधिकतम होता है। देखिए मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है, ये बिंदु है, इस पर जो वेग की दिशा है ऐसा होगा, यहाँ पे इस डायरेक्शन पे होगा, यहाँ पे इस डायरेक्शन पे होगा, यहाँ पे ऐसे होगा। तो हर बिंदु पर क्या हो रहा है, वेग का जो दिशा है वो बदल रहा है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न है, जब 21 न्यूटन के एक बल को 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर लगाया जाता है तो उत्पन्न त्वरण कितना होगा। पहला 70 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, दूसरा 0.007 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तीसरा 0.7 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, चौथा 7 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो चलिए निकालते हैं। हमें क्या दिया गया है, 21 न्यूटन। न्यूटन किसका फॉर्मूला होता, सॉरी यूनिट होता है, तो ये बल का यूनिट होता है। यूनिट से हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो F इक्वल टू क्या दिया गया है, 21 न्यूटन। ठीक, और यहाँ पे 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाली, तो द्रव्यमान कितना दिया गया है, M 3 किलोग्राम। ठीक, और हमें क्या निकालना है, त्वरण निकालना है। जैसे कि आपको फॉर्मूला पता होगा, F इक्वल टू क्या होता है, F बराबर होता है ma, द्रव्यमान इंटू त्वरण। बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे बल दिया गया है 21 न्यूटन, द्रव्यमान भी हमें दिया गया है 3 किलोग्राम, और हमें त्वरण निकालना है यानी कि a निकालना है। तो ये कट जाएगा और 7 आ जाएगा, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 7 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। याद रखिएगा जो त्वरण है इसका यूनिट होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा। ठीक है, 7 मीटर प्रति
सेकंड स्क्वायर। अगला प्रश्न है, एक वस्तु अपने स्थिर अवस्था से चलना प्रारंभ करती है। यह 2 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति प्राप्त कर लेती है। इसका त्वरण क्या होगा? ये हमें बताना है। क्या फाइंड करना है? त्वरण हमें निकालना है। एक वस्तु अपने स्थिर अवस्था से चलना प्रारंभ करता है, यानी कि स्थिर अवस्था में जो प्रारंभिक वेग है वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है। 2 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। तो समय क्या दिया गया है? 2 सेकंड। ठीक। मीटर प्रति सेकंड, v का वैल्यू दिया गया है 5 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। हम जानते हैं गति का जो पहला समीकरण होता है वो होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ पे u क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यहाँ पे v का वैल्यू कितना दिया गया है? 5, u का वैल्यू 0। ठीक है। a हमें निकालना है और समय कितना दिया गया है? 2। तो a बराबर क्या हो जाएगा? 5/2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे a का वैल्यू यानी एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा? 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला। अगला प्रश्न है, 350 न्यूटन का एक बल 500 किलोग्राम के एक द्रव्यमान पर लगाया जाता है। इस स्थिति में वस्तु में उत्पन्न त्वरण कितना होगा? यहाँ भी हमें क्या निकालना है? त्वरण निकालना है। ठीक है। दिया गया है बल का वैल्यू दिया गया है 350 न्यूटन का, मास दिया गया है 500 किलोग्राम। ठीक। हमें पता है F इक्वल टू क्या होता है? ma। यहाँ पे F का वैल्यू क्या है? 350 रखना है हमें। m की वैल्यू कितनी है? 500 किलोग्राम। और a हमें निकालना है। यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और ये 5 से 10 बार में जाएगा और ये जाएगा 7 बार में। तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा? 7/10। इसको हम लिख सकते हैं 0.7 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे प्रति सेकंड स्क्वायर नहीं है। अगर मान लो यहाँ पे प्रति सेकंड स्क्वायर है, इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो m सेकंड -2। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, 0.7 मीटर सेकंड का -2। ठीक है। आज की क्लास में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में।